चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 10 विज्ञान का पाठ 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और इसकी यदि बात की जाए तो इससे पहले तक हमने इन चैप्टरों के विज्ञान के 6 चैप्टरों तक वल्नाइडर क्वेश्चनों की बात आपसे कर ली है। तो आज की क्लास के अंदर हम जीव जनन कैसे करते हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में ओटीओ के रूप में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 नंबरों के हिसाब से भी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप एक बार रीड करके जब भी एग्जाम आपका आता है तो उस समय पे आप इनको अच्छे से रीड करके जाइए। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। भाई देखो, अलैंगिक जनन की बात करें तो जो हमारे पास जो जीव जंतु है ना, उनमें जो जनन की क्रिया होती है अपने जीवन के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, और जीव जंतु अपने ही समान नए जीवों को क्या देते हैं भाई, जन्म देते हैं, उसे हम क्या देते हैं, जनन। अब जनन होता है हमारे पास 2 प्रकार का, एक को बोलते हैं हम लैंगिक जनन और एक होता है हमारे पास क्या, अलैंगिक जनन। तो फिलहाल हमसे पूछा गया है कि जो अलैंगिक जनन है ना वो किस में पाया जाता है। तो देखो, अलैंगिक जनन की यदि हम बात करें तो यह एक ऐसा जनन है जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। देखो, लैंगिक जनन के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है, और अलैंगिक जनन के अंदर इस तरीके से किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो ये हमें, यदि हम बात करें अलैंगिक जनन, हमें देखने को मिलता है मुकुलन के द्वारा। मुकुलन में क्या होता है कि एक गठानुमा संरचना का किसी जीव के शरीर में निर्माण होता है। वो गठानुमा संरचना उस भाग से टूटकर नीचे गिर जाती है और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नए जीव को क्या दे देती है, जन्म दे देती है। उसे हम क्या देते हैं, मुकुलन द्वारा जनन। तो मुकुलन जो जनन है ना वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, और अलैंगिक जनन ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। भाई मानव के अंदर जो जनन है ना वो एक मादा जनन तंत्र होता है और एक नर जनन तंत्र होता है। तो मादा जनन तंत्र के अंदर यदि हम बात करें तो कौन कौन से भाग आते हैं उसके अंदर, देखो, एक अंडाशय है हमारे पास, दूसरा हमारे पास गर्भाशय है, और तीसरा हमारे पास क्या है, डिंब वाहिनी, जिसको हम बोल देते हैं। पूरा का पूरा जो हमारे पास है, जहाँ से हमारे अंडाशय के अंदर काय का निर्माण होने वाला है, अंडाणुओं का निर्माण होने वाला है, तो उसका जो पूरा भाग हमारा क्या कहलाता है, उनके अलग अलग भागों के नाम है। दूसरी हम बात करें कि परागकोश क्या होते हैं। देखो, परागकोश की हम बात करें तो ये पौधों के अंदर परागण की क्रिया करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा पौधों के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। तो फूल के अंदर यदि हम बात करें तो ये परागकोश के अंदर हमें पराग कण मिलते हैं। ठीक है, परागकोश के अंदर हमें क्या मिलते हैं, पराग कण बड़े रहते हैं, और यही परागकण परागण की क्रिया के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है। भाई नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को हम बोलते हैं क्या, निषेचन। निषेचन होने के फलस्वरूप ही, मतलब जो एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है ना, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या होता है, निर्माण, और इनके मिलने के फलस्वरूप निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें, अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। भाई ये अंडक वाला भाग है ना, ये हमारा पौधे के फूल का भाग है। फूल के अंदर ये संरचना हमारी पाई जाती है, और इसके भाग को हम बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र। यहाँ से होकर परागकण इसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है हमारा फिर कायिक प्रजनन होता है। देखो, कायिक प्रजनन की हम बात करें तो ये भी एक प्रकार का क्या है भाई, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है एक प्रकार का। अब कायिक जनन मतलब शरीर के किसी भाग से नए जीव का क्या कर देना, निर्माण कर देना, कायिक जनन कहलाता है। जैसे कि एक कलिकायन है हमारे पास, एक कटिंग है हमारे पास, एक डाली लगाना, ये सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कायिक प्रजनन के भाग हो जाएंगे। ठीक है, मनुष्य की बात करें कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो देखो, मानव के अंदर निषेचन की क्रिया होती है काय के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर, याद रखना है। बीजांड का निर्माण करता है भाई। अब ये बीजांड नाम की संरचना क्या है, तो भाई बीजांड की यदि हम बात करें तो ये पौधों के अंदर पाया जाता है, फूल के अंदर हमें देखने को मिलेगा, और बीजांड निर्माण करता है। भाई बीजांड से ही हमारा निर्माण होता है किसका, बीज का। पौधों के अंदर जो बीज बनते हैं ना वो कैसे निर्माण होते हैं, निषेचन की क्रिया होने के फलस्वरूप, जिसमें हम कहेंगे परागण या परपरागण की क्रिया जो हुई है, तो बीज का निर्माण करने वाले भाग हमारा क्या कहलाता है, बीजांड। उसके बाद हम बात करें कि मादा मनुष्य में यौवन अवस्था कब प्रारंभ होती है, इसे याद रखना है। तो मानव यानी मनुष्य के अंदर
यदि हम बात करें तो मादा के अंदर जो यौवन अवस्था का जो टाइम है ना, वो है हमारे पास 12 से 14 वर्ष के बीच में स्टार्ट होती है। दूसरा आ जाता है हमारे पास प्रजनन किसे कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि अपने समान संततियों को उत्पन्न करना, जिनकी संरचना कैसी होगी भाई, समान होगी संरचना, ठीक है, समान होगी, अपने ही समान संरचना वाले संततियों या जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है भाई, जनन कहलाता है। उसके बाद आता है कि अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए, तो अभी और भी पढ़े थे हमने, ठीक है, ईस्ट के अंदर भी पाया जाता है। दूसरा है हमारे पास ब्रायोफिल्म में जो कलिकाइन वाली कहानी है ना, वो भी हमारे पास एक अलैंगिक जनन का क्या है, उदाहरण है। आप इसको भी लिख सकते हो, और भी इसके अलावा हमारे पास अलैंगिक जनन के और भी भाग हैं। आगे बात करते हैं, मनुष्य में नर में वृषण की संख्या कितनी होती है भाई, याद रखना, टेस्टिज वृषण कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, और इन्हीं वृषणों के अंदर निर्माण होता है काय का, शुक्राणुओं का। शुक्राणु काय के अंदर निर्माण होते हैं भाई, वृषण के अंदर होते हैं। उसी बात करें, दूसरी आती है हमारी कि मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है भाई, तो भाई मादा के अंदर हम अंडाणुओं की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था अंडाशय, अंडाशय के अंदर काय का निर्माण होता है भाई, अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्लियरली आगे बात करते हैं। देखो अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए भाई, डीएनए। अब ये डीएनए क्या है, देखो भाई डीएनए जो है ना, वो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक आनुवंशिक पदार्थ है, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, तो हम इसको आनुवंशिक पदार्थ कह देते हैं। इसका पूरा नाम है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, इनको हम बोलते हैं, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीएनए, याद रखना है सभी लोगों को। आगे आता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, याद रखना है, हाइड्रा के अंदर भी मुकुलन के द्वारा होता है, और अभी ईस्ट के अंदर भी हमने ऐसा ही अलैंगिक जनन पढ़ा था। आगे आता है कि कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नई जीवों की उत्पत्ति होती है, वे जीव क्या कहलाते हैं भाई, ये कोशिका विभाजन विखंडन के द्वारा जो होता है ना, वो देखने को मिलेगा हमें एक कोशिकीय जीवों में, मतलब इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। तो आज के जो उच्च जीव जंतु हैं वो तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे पास वो होते हैं एक कोशिकीय, जैसे कि हमारे पास अमीबा हैगा। तो इनमें हम यदि जनन की बात करें तो इनमें विखंडन या विभाजन के द्वारा नए जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी का नाम याद रखना प्लाज्मोडियम, जैसे जीवों में प्रजनन होता है भाई, इनमें होता है बहुविखंडन के द्वारा। बहुविखंडन का मतलब होता है कि एक कोई जीव का शरीर जो होता है ना, वो बहुत सारे भागों में टूट जाता है, और हर एक भाग से टूटकर नए नए जीवों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसे हम क्या देते हैं, बहुखंडन या बहुविखंडन। पुनर्जनन किसे कहते हैं भाई, पुनर्जनन का मतलब है कि पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नई जीव के निर्माण की क्षमता क्या कहलाती है, पुनर्जनन कहलाती है भाई। पुनर्जन्म का मतलब है, हम इसको पुनरुद्भवन भी कह देते हैं, कि मतलब क्या होता है, हमारे शरीर का कोई भाग टूट जाए, उस भाग से टूटकर एक या तो नए जीव का निर्माण हो जाए, या फिर ऐसी ही संरचना दोबारा से फिर क्या हो जाए, बन जाए, तो इसे हम पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें देखने को मिलता है हाइड्रा और सैलामेंडर के अंदर। आगे आता है अगला क्वेश्चन कि हाइड्रा प्लेनेरिया में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है भाई, तो याद रखना है इनमें होता है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चनों का पैटर्न चलते हैं। अगले क्वेश्चनों की बात की जाए तो अगला आ जाता है हमारे पास कि हाइड्रा में एक स्थान पर कुछ उभारनुमा संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, इसे हम उभारनुमा संरचना को मुकुल कहते हैं, वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर देता है, तो ऐसे प्रजनन को ही तो हम बोलते हैं क्या, मुकुलन कहलाता है, ठीक है। वे पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर देते हैं, मतलब जड़ तना पत्ती वाले भाग से नए पौधा बन जाना, इनसे ही एक नया पौधा बन जाना, इसे बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन। कि पौधे के किसी भाग से नए पौधे का क्या हो जाना, निर्माण हमारे पास कहलाता है कायिक प्रवर्धन। उसके बाद आता है ब्रेड, जो हम खाते हैं उस पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हो जाती हैं, मतलब उसमें फफूंद लग जाती है, कवक बोलो या फिर फफूंद बोलो, वो लग जाती है भाई। तो इसको हम या तो राइजोफस कवक या फफूंद, या फिर इसको हम फंजाई के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। गन्ना है, गुलाब है, अंगूर की कृषि में किस विधि का उपयोग किया जाता है भाई, इनमें किया जाता है इनके कायिक प्रवर्धन का, मतलब गन्ने के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, गुलाब की डाली लगा दी जाती है, अंगूर की भी बेलों की डालियां कुछ काट कर लगा दी जाती है,
उनसे इन्हीं खेती का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आगे आता है आनुवांशिक रूप से जनक के समान पौधे किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं भाई, तो ये है हमारे पास क्या, कायिक प्रवर्धन। इसलिए हम गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, इसकी खेती के लिए हम कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा समान संतान उत्पन्न होती है, समान जीव बनते हैं, समान पौधों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है हमारा कि भाई पुष्प किसका रूपांतरण है। भाई याद रखना है, पुष्प है प्ररो का रूपांतरण। मतलब प्ररो किसे बोलते हैं, हम तने को बोलते हैं। तो तने का ही रूपांतरण क्या कहलाता है भाई, हमारे पास पुष्प कहलाता है। याद रखना, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है ना, तो हम उस पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि पपीता और तरबूज, दो उदाहरण, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन फिलहाल हमें याद रख लेना है कि पपीता और तरबूज के अंदर हमें जो देखने को मिलते हैं ना, वो एक लिंगी कहलाते हैं। मतलब पुष्प के अंदर दो भाग हैं, एक तो पुंकेसर है और एक स्त्री केसर है। यदि दोनों पाए जाएंगे तो उसे हम द्विलिंगी कहेंगे, इनमें से कोई एक पाया जाएगा तो हम उसे एक लिंगी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पुष्प का मादा जननांग कितने भाग होते हैं। पुष्प के अंदर जो मादा जननांग वाला भाग होता है ना, उसके कौन कौन से भाग होते हैं भाई, देख लेते हैं। इसके अंदर भाग हमारे पास ये दे रखे, इनकी बात करते हैं हम। देखो, तो सबसे पहले आधार पर उभरा हुआ भाग हमारा कहलाता है क्या, अंडाशय। तो पुष्प का एक भाग अंडाशय हो गया। मध्य में लंबा भाग हमारा कहलाता है वर्तिका, और इसके शीर्ष भाग को हम कह देते हैं वर्तिकाग्र। तो ये हमारे मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं, जो कि पौधे के अंदर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात करें कि नर में शुक्राणुओं का निर्माण किस अंग में होता है भाई, पढ़ चुके हैं, वृषण के अंदर होता है। ठीक है, वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। भाई टेस्टिस की यदि बात करें तो शरीर के बाहर उदर गुहा में थोड़ा सा स्थित होते हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि देखो शुक्राणुओं का उत्पादन होता है, क्योंकि देखो वृषण के अंदर क्या हो रहा है, शुक्राणुओं का उत्पादन, और इनके उत्पादन के लिए हमें तापमान जो चाहिए ना, वो शरीर के तापमान से थोड़ा सा क्या होता है, कम चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें आवश्यक होता है, कम। शरीर के बॉडी टेम्परेचर से हमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कम आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लेसेंटा, किसे कहते हैं भाई, तो यह एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसके द्वारा मां के शरीर से भ्रूण को क्या दिया जाता है, पोषण प्रदान किया जाता है। इसी के माध्यम से इस भ्रूण को जब मां के पेट के अंदर रहता है तो उसको क्या है, ग्लूकोज मिलने वाला है, लाभदायक पदार्थ हैं, प्रोटीन हैं, सारी चीजें इससे मिलने वाली हों, उससे ही वो क्या करता है भाई, उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा कहलाता है। अंडकोश का कितने दिनों तक जीवित रह सकती है भाई, तो 1 दिन तक हमारी ये अंडकोश का जो दे रखी है ना, वो जीवित रह सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ जाते हैं हमारे पास लैंगिक संचरण द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं भाई। तो चाहे तो पौधों में बात करें, चाहे हम जीव जंतुओं के अंदर बात करें, तो हम फिलहाल बात करते हैं मनुष्य के अंदर। तो मनुष्य के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है भाई, लैंगिक जनन। जब वो लैंगिक जनन की क्रिया करता है तो उसके माध्यम से मनुष्य के अंदर देखो गोनेरिया रोग फैल सकता है, सिफिलिस सिफिलिस रोग फैल सकता है, और एड्स फैल सकता है। एड्स, AIDS, ये याद रखना है। ये हमारे पास यौन संबंधित रोग कहलाते हैं। ठीक है, मादा में गर्भधारण रोकने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है। देखो, मादा में गर्भधारण रोकने के लिए एक तो लूप विधि का उपयोग कर सकते हैं, एक कॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। मतलब धातु की बनी हुई कुछ वायर्स का यूज किया जाता है, जो कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। तो उन्हें हम कह देते हैं क्या, गर्भधारण को रोकने वाली युक्ति है। ठीक है, यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, स्वपरागण। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वो पुष्प कैसा कहलाएगा, हमारा एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। ठीक है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया हमारी कहलाती है क्या, परपरागण। ठीक है, तो स्वयं पर पहुंचे तो स्वपरागण, दूसरे पर पहुंचे तो परपरागण। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर भाग से होता है भाई। देखो, सीधी सीधी हम बात करें, यदि कोई बीज हमें दे रखा है और उससे जड़ का निर्माण होना है तो बीज के अंदर जो मूलांकुर वाला भाग होता है ना, उससे जड़ का निर्माण होता है, और उस बीज से जो प्रांकुर वाला भाग होता है ना, उससे निर्माण होता है काय का, तने का। तो जड़ बनती है मूलांकुर से और तना बनता है हमारा प्रांकुर से। आगे आता है, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भाई, वृषण के अंदर होता है। इस बात को हम
पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है भाई। तो ये बात भी हमारी हो चुकी है, अंडाशय के अंदर। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना देती है। सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप में नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, जनन। और लैंगिक प्रजनन या जनन से युग्मकों का निर्माण होता है, जो कि दो तरीके के युग्मक हमें देखने को मिलते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। दूसरी, पौधों में लंबाई की वृद्धि को हम एक यंत्र दे रखा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेनोमीटर, यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे वाला भाग आ जाता है। देखो वृषण का कार्य क्या है भाई। वृषण जो दे रखा है ना, इसका काम है कि शुक्राणुओं को उत्पन्न करना और उनको पोषण प्रदान करना। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है भाई, 2। और वृषण की भी संख्या कितनी होती है भाई, 2। तो वृषण ने मिलेंगे हमें किसके अंदर, नर के अंदर, जो भी कितनी होती हैं, 2। और मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है भाई, 2। और अंडाशय में उत्पन्न होते हैं क्या, अंडाणु। ठीक है। ब्रायोफिल्म में कलिकाएं, जिसे हम बडिंग कहते हैं, इस विधि के द्वारा प्रजनन होता है। तो ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकानुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जो कुछ समय बाद विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधे का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। ये वाला भाग इनके द्वारा किया जाता है। आगे बात करें कि कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कह देते हैं, कायिक प्रवर्धन, या फिर इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसे हम कहते हैं कृत्रिम अलैंगिक जनन। याद रखना है, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। अब आ जाता है द्विखंडन। नाम से पता चल रहा है कि जब एक कोशिकीय जीवों का शरीर कोश का विभाजन के द्वारा दो बराबर बराबर भागों में यदि बट जाता है, तो उसे हम क्या देते हैं, द्विखंडन। और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। गर्भस्थ शिशु मां से प्लेसेंटा नामक ऊतक द्वारा जुड़ा होता है। इसी के द्वारा भ्रूण गर्भावस्था में क्या करता है, पोषण। इसी के माध्यम से उसको जल मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी और अन्य पोषक पदार्थ भी उसको इसी से प्राप्त होते हैं। क्लियर। आगे आ जाता है। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास अच्छा खासा दे रखा है कि भाई परागण एवं निषेचन में अंतर बताइए। देखो परागण की बात करें तो परागण जो प्रक्रिया है ना, वो पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को तो हम कहते हैं क्या, परागण। और निषेचन जो है ना, उसमें हम नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की इकाइयां को हम क्या कह देते हैं, निषेचन कह देते हैं। परागण के लिए हमें बाह्य साधन जैसे कि वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। इस आधार पर हमारे पास जो परागण है ना, वो वायु परागण, जल परागण और कीट परागण कहलाता है। लेकिन निषेचन के लिए हमें किसी भी प्रकार की बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात करें, यह एक बाह्य क्रिया है और यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। ठीक है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है। मतलब जब तक परागण नहीं होगा तब तक ये निषेचन की क्रिया संभव नहीं है। तो निषेचन जब ही होगा जब परागण की क्रिया हो जाएगी तब। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन अगले। आगे है कि परागण। परागण कैसे कहते हैं, देखो वह क्रिया जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो वह कहलाता है परागण हमारे पास। लेकिन हम करें कि स्वयं उसी पुष्प पर गिर जाएं तो स्वपरागण, दूसरे पर गिर जाएं तो परपरागण। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कह देते हैं। और जब एक पुष्प के परागकण से परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं किसी भी माध्यम के द्वारा, तो इस क्रिया को हम यहाँ पर बोल देते हैं पर परागण। क्लियर ये वाली बात हमारी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है देखो ऋतु स्त्राव। देखो जब अंड निषेचन नहीं होता है, जब अंडे का निषेचन नहीं होता, हम सीधी सीधी बात करें कि जब निषेचन की क्रिया नहीं हुई है, मतलब नर और मादा युग्मकों का मिलन नहीं हुआ है, तो गर्भावस्था की भित्ति में बनने वाली जो परत होती है ना, उसका कोई उपयोग नहीं रहता है। तो यह क्या होती है भाई, इसके द्वारा हमारे पास क्या होने वाला है कि ये परत क्या होती है, फिर किसी भी तरीके से टूट टूट कर योनि मार्ग से ब्लीडिंग के रूप में या म्यूकस के रूप में बाहर निकलती रहती है। इसलिए ये क्या होता है भाई, ऋतुस्राव होता है। ठीक है, आगे बात करें।
ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधों के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा सा समूह बनाती हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं। और एक कैलस वृद्धि और आगे करके क्या करना है, विभेदित होकर और कुछ हार्मोन युक्ति के माध्यम से क्या करने वाला है भाई, स्थानांतरित करते हैं और पौधों को फिर में मिट्टी में रोप देते हैं, जिस प्रकार ये वृद्धि करके विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार नए पौधों का क्या हो जाता है, निर्माण। वृषण की बात करें, देखो वृषण में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और इसमें एक हार्मोन मिलेगा हमें, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अंडाशय की बात करें, अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करता है। इसमें भी एक मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है भाई, तो याद रखना है। देखो अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं हमारे पास, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, तो इन्हें हम कहते हैं मादा हार्मोन। वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है और वृषण से हमारा एक हार्मोन निकलता है, जिसे हम नर हार्मोन कहते हैं, जो कि है टेस्टोस्टेरोन। तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नर होने के लिए जिम्मेदार है और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मादा होने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इसी की वजह से नर के अंदर नर के लक्षण विकसित होते हैं और मादा के अंदर मादा के लक्षण विकसित होते हैं। कभी इनकी गड़बड़ी हो जाती है, इनकी संख्या कम ज्यादा हो जाती है, तो नर के अंदर मादा के लक्षण और मादा के अंदर नर के लक्षण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका शुक्राशय में खुलती है और यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है भाई। ठीक है, याद रखना है। पुंकेसर हम पढ़ चुके हैं कि पुष्प का नरजनन भाग होता है, पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर परागपुष्प पाए जाते हैं, जिसमें परागकण भरे रहते हैं। ठीक है, और इनका मुख्य कार्य है परागकणों को क्या करना, उत्पन्न करना। ठीक है, आगे आ जाता है फिर हमारे पास अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। तो देखो अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में हमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा की। इसमें किसी भी प्रकार का युग्मक नहीं बनता है, इसके अंदर दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इस क्रिया में निषेचन भी नहीं होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में निषेचन की आवश्यकता होती है। तो जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज भी नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर युग्मनज बनेगा। प्रजनन के दौरान यदि हम बात करें तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसके विभाजन नहीं होगा, और इसके अंदर हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। देखो विभाजन की यदि हम बात करें, जो कोश का विभाजन है ना, वो हमारे पास दो तरीके का देखने को हमें मिलता है। एक को तो हम बोलते हैं क्या, समसूत्री विभाजन, और एक को बोलते हैं हम क्या, अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरीके से कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन की यदि हम बात करें तो जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव जंतु हैं हमारे शरीर के अंदर, लैंगिक जो अंग हैं उनके अंदर जो विभाजन होता है ना, वो होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। इसके माध्यम से नई नई लैंगिक अंगों का क्या होता है, निर्माण, और नए जीव का क्या होता है भाई, जनन होता है। तो ये था हमारा 7वां चैप्टर, जिसका नाम था जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो दे रखा था वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। और ओटियां जो भी कोई भी चीज़ के रूप में हमसे पूछी जाती है, चाहे तो सही विकल्प पूछे जाएं हमसे, चाहे हम बात करें कि जोड़ियां पूछी जाएं, खाली स्थान पूछे जाएं, सत्य असत्य हमसे पूछे जाएं, तो इसके अंदर से कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को जो वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको दे रखे हैं उनको अच्छे से एक बार रीड कीजिए और आप अपने से एग्जाम को बड़े ज़बरदस्त तरीके से दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है आनुवांशिकता। उसके क्वेश्चनों को फिर से हम आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।